औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम CS 302 की मिड टर्म प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी हम 50 MCQs कर चुके हैं, तो अब हम 51 से ऑनवर्ड चलेंगे। सबसे पहला MCQs है हमारे पास, A डॉट B डॉट C इज़ इक्वल टू A डॉट B डॉट C इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसोसिएटिव लॉ। प्रूफ है वो पेज नंबर 72 पे है, तो मैं आपको वो भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखें 72 पे हमारे पास जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो मल्टीप्लिकेशन का था, तो ये उसका राइट आंसर है। आप एडिशन वाला भी याद कर लें, पेपर में दोनों में कोई भी आ सकता है। लिहाजा जो करेक्ट आंसर है वो है एसोसिएटिव लॉ। 52 पे आता है, नॉन स्टैंडर्ड POS इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड POS बाय यूजिंग द रूल। ये देखना है नॉन स्टैंडर्ड POS है और इसे स्टैंडर्ड POS में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें रूल कौन सा इस्तेमाल होगा, A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास करेक्ट है। मैं आपको इसका प्रूफ भी चेक करवा देती हूँ। तो इसका आंसर पेज नंबर 85 पे है, नॉन स्टैंडर्ड SOP इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड SOP। इसमें जो रूल इस्तेमाल होगा वो A प्लस A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है। ये देखना है SOP है, ठीक है। और जो दूसरा है, स्टैंडर्ड POS फॉर्म हैज सम टर्म्स दैट हैव ऑल द वेरिएबल्स इन द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये कैसे होगा हमारे पास स्टैंडर्ड POS में, बाय रूल A डॉट A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये दो MCQs हैं आपके पास, एक POS का है और दूसरा SOP का है, तो ये अच्छे से याद कर लेने हैं। MCQs नंबर 53 है, फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है, तो ये मैं बुक से आपको डायरेक्टली बताती हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, एक दिया हुआ है ट्रू, दूसरा दिया हुआ है फॉल्स। तो हमारे पास हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं बुक से आपको बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पेज नंबर 85 पे हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, जो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो ये वाली एक्सप्रेशन है। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी है, नॉन स्टैंडर्ड POS फॉर्म है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है हमारे पास। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि SOP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, आपने ये भी याद कर लेनी है, दोनों में से एक आ सकती है पेपर में। लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट है, अ कर्नफ मैप इज सिमिलर टू अ ट्रूथ टेबल बिकॉज इट presents all the possible values of input variables and the resulting output of each value। कह रहे हैं कर्नफ मैप जो है वो ट्रूथ टेबल के इक्वल होता है, उसी जैसा होता है। तो क्या ये ठीक है या गलत, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास 55 है, ऑन अ कर्नफ मैप ग्रुपिंग द जीरो प्रोड्यूसेस। जीरो को अगर हम ग्रुप करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, आ POS एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है 56 MCQs, A 5 वेरिएबल कर्नफ मैप हैज़ 32 मिन टर्म। 32 हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया, मिन टर्म्स हैं। तो ये जितने भी MCQs हैं, कुछ इंटरनेट से कंफर्म किए गए हैं, कुछ बुक से, तो आप इनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। तो अगला हमारे पास 57 है, बाइनरी नंबर A इज इक्वल टू 1100 एंड B इज इक्वल टू 1001 आर अप्लाई टू द इनपुट्स ऑफ अ कंपेरेटर, व्हाट आर दी आउटपुट लेवल्स। इसके आउटपुट लेवल्स क्या होंगे, तो ये आपको मैं बुक से समझा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है, A इज़ ग्रेटर देन B, ये ट्रू है। A की जो वैल्यू है वो B से बड़ी है, तो हमारे पास ट्रू होगा, तो हम 1 लिख देंगे। A इज़ लेस देन B, A की वैल्यू B से छोटी है, तो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि A की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 का मतलब फॉल्स। A इज़ इक्वल टू B, A और B दोनों बराबर हैं, नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि ये फॉल्स है। इसका मैं बाकी का प्रूफ मैं आपको बुक से चेक करवाती हूँ। तो पेज नंबर 154 पे हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, तो आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। ये A की वैल्यू दी गई है, ये B की वैल्यू दी गई है। हमसे जो पूछा गया था वो ये था, A की वैल्यू ये दी हुई थी और B की वैल्यू ये दी हुई थी, तो आगे पीछे घुमा के दे दिया है, लेकिन आपने इसे अच्छे से समझ लेना है। तो ये कह रहे हैं अगर ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, तो इन दोनों में से जो करेक्ट होगा उसकी वैल्यू हम 1 लगा देंगे, जो गलत होगा उसको 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगला MCQs है, एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट विल हैव एक्टिव लो आउटपुट फॉर द इनपुट 1010। या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59, सर्किट हैविंग अ बबल एट देयर आउटपुट आर कंसिडर्ड टू हैव एन एक्टिव लो आउटपुट।
जो सर्किट होते हैं जिनके आखिर में हमारे पास बबल लगा होता है, बबल यानी कि नॉट गेट लगा होता है, उनकी आउटपुट आर कंसीडर टू हैव एन एक्टिव लो। उनकी जितने भी आउटपुट्स आती हैं हम उन्हें एक्टिव लो आउटपुट कह सकते हैं। तो ये है ट्रू, क्योंकि नॉट गेट जिसके एंड पे भी लगा होता है उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। सॉरी, ये पेज नंबर 127 नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रूव्ड है, इसका आंसर ट्रू ही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच गेट इज बेस्ट यूज एज अ बेसिक कंपैरेटर। अगर कंपैरेटर लिखा हो तो हमारे पास है, गूगल से मैंने सर्च किया था तो उसका आंसर आया था एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव आर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और बुक में हमारे पास लिखा हुआ है कंपोनेंट, कंपैरेटर नहीं लिखा हुआ, कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो आसान अल्फाज में इन दोनों में से जो भी आए आपने एक्सक्लूसिव आर को लगा देना। अगर ये वाला ना हो, एक्स नॉर लिखा हो, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है 61, अ पार्टिकुलर फुल एडर हैज। एक पार्टिकुलर फुल एडर के पास कितनी इनपुट्स होती हैं? 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। ये भी कंफर्म आंसर है। हाफ एडर लॉजिक सर्किट कंटेन्स डैश एक्स और गेट। इसमें एक एक्सॉर गेट होता है और दूसरा एंड गेट होता है, ये आपने याद रखना है। एंड गेट के बारे में भी पूछ सकते हैं। एक हाफ एडर लॉजिक सर्किट जो होता है उसमें एक एक्सॉर गेट होता है और दूसरा एंड गेट होता है। अगला एमसीक्यूज है, हाफ एडर लॉजिक सर्किट कंटेन्स 2 एक्सॉर गेट। तो ये फॉल्स है। जैसा कि यहाँ पे अभी ऊपर देखा ना हमने, एक एक्सॉर होता है और एक एंड गेट होता है, तो यहाँ पे हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। 64 MCQs है, the function to be performed by the processor is selected by set of inputs known as function select inputs। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगला 65 पे है, 2-bit comparator circuits can be connected to form single 4-bit comparator। तो ये इसका आंसर ट्रू है। जो 2 बिट के कंपैरेटर होते हैं वो कनेक्ट किए जा सकते हैं, किस चीज़ के लिए? 4 बिट कंपैरेटर को फॉर्म करने के लिए, या सिंगल 4 बिट कंपैरेटर को शो करने के लिए। अगला एमसीक्यूज है, फॉर अ 3 to 8 डिकोडर हाउ मेनी 2 to 4 डिकोडर विल बी रिक्वायर्ड। 3 to 8 डिकोडर बनाने के लिए 2 to 4 वाले डिकोडर कितने चाहिए होंगे? मतलब ये वाले कितने डिकोडर मिलाएं तो ये वाला डिकोडर 3 to 8 हमारे पास बन जाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। 2 to 4 डिकोडर होंगे तो हमारे पास एक 3 to 8 डिकोडर बन जाएगा। नेक्स्ट है डेसिमल टू बीसीडी। तो ये इसका आंसर जो है वो है करेक्ट 4। सिंपल इनकोडर 10 इनपुट्स लाइंस 4 आउटपुट लाइंस। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसकी आउटपुट्स कितनी है, तो यहाँ पे 4 आ गई, लेकिन अगर आपसे पूछे इनपुट्स लाइन कितनी होती हैं तो आपने 10 को करेक्ट करना है। और इसकी जो रेंज होती है नंबर्स की वो होती है 0 से 9 तक, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर की। 68 MCQs है, इफ 1110 is applied at the input of BCD to decimal decoder, which output pin will be activated? Fourth pin will be activated। इसका ये करेक्ट आंसर है। 69 पे हमसे पूछ रहे हैं, द डैश इनकोडर इज यूज्ड एज अ की पैड इनकोडर। इनमें से कौन सा इनकोडर है जो की पैड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो है BCD टू डेसिमल इनकोडर। एमसीक्यूज नंबर 70 है, टू इनपुट यानी कि 2 इनपुट 4 बिट मल्टीप्लेक्सर 74 मल्टीप्लाई या x 157 कैन बी कनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट अ डैश मल्टीप्लेक्सर। ये 2 इनपुट और 4 बिट वाले जो मल्टीप्लेक्सर होते हैं, अगर ये 2 जोड़ें, दो, एक ये वाला और एक इस तरह का और हो, तो क्या होगा? 74x 157 कैन बी कनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट अ डैश मल्टीप्लेक्सर। तो इसका आंसर होगा 2 इनपुट 8 बिट। 2 इनपुट वाला हो और उसकी एक इनपुट में 8 बिट जा रहे। 8 बिट का मतलब होता है कि 100 100, मतलब इस तरह के जो नंबर होते हैं वो 8 नंबर हों, तो हमारे पास 8 बिट बन जाएगा। अगला एमसीक्यूज है, मल्टीप्लेक्सर एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर रिक्वायर्स डैश कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर। तो इसका आंसर है अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सर्किट। अगला एमसीक्यूज है, डीमल्टीप्लेक्सर हैज 1 इनपुट एंड सेवरल आउटपुट।
जो हमारे पास एक डीमल्टीप्लेक्सर होता है उसकी एक इनपुट होती है और उसकी कई ज़्यादा आउटपुट्स हो जाती हैं। ये मल्टीप्लेक्सर की एक इसका इन्वर्स होता है, मल्टीप्लेक्सर की बहुत ज़्यादा इनपुट होती हैं और जो उसकी आउटपुट होती है वो 1 होती है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, ये जितनी भी चीज़ें इनको अच्छे से याद करना है ताकि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये कुछ टर्म्स हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से याद किया होगा तो आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है अ डी मल्टीप्लेक्सर इज नॉट अवेलेबल कमर्शियली, तो इसका आंसर है ट्रू। अगला है डी मल्टीप्लेक्सर कैन आल्सो बी यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर, डी मल्टीप्लेक्सर को हम डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी कह सकते हैं। दो तीन इस तरह की और टर्म्स भी हैं, एक होती है डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, भी अगर कई दफ़ा लिखा आ सकता है, या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर भी लिखा आ सकता है, तो ये याद रखना है। और मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, दो तीन इस तरह की टर्म्स हैं जो हमसे पूछा जा रहा है कैन आल्सो बी यूज्ड एज, मतलब उनको दूसरे नाम के लिहाज से कैसे पुकारा जा सकता है। तो ये कुछ लेक्चर्स के स्टार्ट में इनकी डेफिनेशंस हैं, तो आपने वो अच्छे से याद कर लेनी है, रीडिंग करते हुए आपको पता चल जाएगा। डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट्स, एक इनपुट होती है और बहुत ज़्यादा आउटपुट होती हैं। अभी ये ऊपर आपने पढ़ा है, ये 72 में देखा है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इनपुट एंड सेवरल आउटपुट, और यहाँ पे हमने कह रहे हैं सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए है, ये आपने अच्छे से याद करना है। अभी आप देख रहे होंगे ये लेक्चर नंबर 19 से है, तो कुछ एमसीक्यूज हैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स में से हैं। हो सकता है पेपर में कई दफ़ा होता है एक दो चैप्टर जो आगे वाले होते हैं वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप इसको याद कर लें, मे बी आ जाए, ना आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आ गया तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। 76 है द मेन यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज टू, मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मल्टीप्लेक्सर के यूजेस लिखें, तो इसका काम है सेलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जैसा कि हमें ऊपर बताया गया है कि इसकी क्या है, मल्टीपल जो है इनपुट्स होती हैं, तो ये मुख्तलिफ जगहों से डाटा को लेता है एंड टू रूट इट टू अ सिंगल डेस्टिनेशन, एक जगह पे पहुंचा देता है। मल्टीपल इनपुट लेता है और एक जगह पे आउटपुट दे देता है, तो सिंगल डेस्टिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। अगला है द प्रॉम्प्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल डैश गेट अरे कन्फिगर्ड एज अ डिकोडर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंड गेट है, ये कंफर्म है। एक और इसके आगे क्वेश्चन बन सकता है, ये एंड गेट है तो लिखा होगा नॉन, यहाँ पे नॉन प्रोग्रामेबल लिखा हुआ है ना, तो आगे लिखा होगा प्रोग्रामेबल गेट है। प्रोग्रामेबल गेट कौन सा है, या नॉट गेट है या आर गेट है, ये मैं अभी कंफर्म तो नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें से भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा होगा कि नॉन प्रोग्रामेबल है तो एंड गेट होगा, लेकिन अगर इसके आगे लिखा हो प्रोग्रामेबल तो इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो नॉट गेट के हैं। मेरे ख्याल में ये नॉट गेट है, लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा। अगला एमसीक्यूज है द रेंज ऑफ एक्सेस 8 कोड इज फ्रॉम +7 टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्टेट बफर इज बेसिकली अ एन डैश गेट, ट्राई स्टेट जो बफर्स होते हैं वो नॉट गेट होते हैं। ABEL इज एन फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड बुलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एडवांस्ड बुलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ये याद कर लेना है आपने। नेक्स्ट आता है GAL कैन बी रीप्रोग्राम्ड बिकॉज इंस्टेड ऑफ यूजेस डैश लॉजिक इज यूज्ड इन इट, तो इसमें जो यूज हो रहा है वो है e⁻², CMOS, ये याद रखना है आपने, ये वाला लॉजिक इसके अंदर यूज हो रहा है। एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि GAL की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपने गूगल से सर्च करके इसे भी याद कर लेना है, बल्कि ये यहाँ पे आ भी गया है। GAL इज एन एक्रोनिम फॉर जेंट अरे लॉजिक। अगला एमसीक्यूज है द लैच हैज स्टेबल स्टेट, लैच की कितनी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, 2, इसका करेक्ट आंसर है 2। An SR latch can be implemented by using NAND NOR gate, जो SR लैच होती है ये किसकी तरीके से या किस चीज़ की मदद से इम्प्लीमेंट हो सकती है, NAND गेट और NOR गेट को इस्तेमाल करके। अगला एमसीक्यूज है केवमैन नंबर सिस्टम इज बेस डैश नंबर सिस्टम 5, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 बेस होती है इसकी केवमैन नंबर सिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 88 है द क्वाड मल्टीप्लेक्सर हैज डैश आउटपुट्स,
तो इसका करेक्ट आंसर है 4, ये इंटरनेट से कंफर्म है। फिर भी आप अगर आप थोड़ा बहुत डाउट है तो आप इंटरनेट से कंफर्म कर सकते हैं। दिस सिंबल इज फॉर टू इनपुट नैंड गेट। ये सिंबल नैंड गेट का नहीं है, ये सिंबल एंड गेट का है, क्योंकि ये सिंपल ये इस तरह डी बना हुआ है, 2 इनपुट्स दिए हुए आगे एक आउटपुट है, तो ये एंड गेट है। लेकिन अगर इसके आगे यहाँ पे बबल लगा होता, बबल का मतलब है नॉट गेट, तो ये बन जाता नैंड गेट। लिहाजा ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट का सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहे हैं ये नैंड गेट है, तो ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। इनपुट्स तो 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे नैंड गेट लिखा हुआ है, तो जल्दी में अगर आप इसको ट्रू कर दें। लेकिन ये पेपर जितने भी आएंगे थोड़े से कॉन्शियस होके देखने, क्योंकि हमें कई दफ़ा होता है, हमें लग रहा होता है हमें ये आंसर आता है और हम जल्दी में ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन हम उसे गौर से नहीं देखते। अब यहाँ पे नैंड गेट लिखा हुआ है और यहाँ पे एंड गेट का सिंबल है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। अगला एमसीक्यूज है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द सर्किट। कह रहे हैं रिडक्शन मतलब कम कर दें, सिंप्लीफिकेशन सिंपल कर दें। मुख्तलिफ तरह के जो लॉजिक सर्किट होते हैं, अगर उन्हें हम कम कर दें और सिंपल कर दें तो ये क्या करते हैं, इंक्रीजेज दी कॉस्ट ऑफ द सर्किट। तो जो सर्किट होता है उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना हम उससे कम कर देंगे सर्किट्स को, उनको सिंपल कर देंगे, वो उतनी हमारी जो कॉस्ट है उससे कम कर देंगे, हमारा खर्चा कम होगा और हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। अगला है, बाय अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम टू अ नॉर गेट, टू आइडेंटिकल ट्रुथ टेबल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। डी मॉर्गन लॉ को इस्तेमाल करके जो आइडेंटिकल ट्रुथ टेबल हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू, हम बना सकते हैं। 5 वेरिएबल कर्नफ मैप्स आर इम्पॉसिबल, फॉल्स। 5 कर्नफ मैप्स भी बन सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 93 है, द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इज। तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन वो होती है, हमने देखना है इसमें कौन कौन सा वेरिएबल है, ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, सी डी भी, लेकिन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, जो कि हैं ए बी सी डी। तो इसी से रिलेटेड अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो आपने बेसिक देखना है कि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं। अगला है, इन अ 4 वेरिएबल के मैप अ 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ 4 सेल ग्रुप ऑफ वंस। ये भी मैंने इंटरनेट से कंफर्म किया है। अ 3 वेरिएबल के मैप हैज़ 8 सेल। 3 जो वेरिएबल का के मैप होता है उसके कितने सेल्स होते हैं, 8। कैसे होते हैं, 2 की पावर 3 लगा दी और आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। एमसीक्यूज नंबर 96 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे पूछ रहे हैं वैलिड रूल नहीं है, तो हमारे पास जो 12 रूल्स हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ, वो आपने लाजमी याद करना है। यहाँ पे ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ये ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए, ये भी ठीक है। ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो रूल है ये हमारे पास उन 12 रूल्स के अंदर नहीं आता, और वैसे भी ए और उसका इन्वर्स एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये रूल्स पेज नंबर 73 पे हैं, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये जितने भी लिखे हैं मैंने, ये 8 यहाँ पे लिखे हैं, बाकी के आगे लिखे हैं, ये टोटल 12 रूल्स हैं। तो इनमें क्या है कि ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये इन 12 रूल्स में से एक रूल भी नहीं है, लिहाजा ये रूल गलत है। अगला एमसीक्यूज है, फुल एडर लॉजिक सर्किट्स कंटेन डैश डैश एंड डैश गेट्स। मतलब फुल एडर लॉजिक गेट के अंदर कौन कौन से गेट्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह है 2 XOR गेट, 2 OR गेट एंड 2 AND गेट। 2 XOR गेट इस्तेमाल होते हैं, 2 OR गेट इस्तेमाल होते हैं और 2 AND गेट इस्तेमाल होते हैं, तो ये बन जाता है फुल एडर लॉजिक सर्किट। 98 पे हमसे पूछा जा रहा है, मल्टीप्लेक्सर कैन बी इंटरप्रेटेड एज। मल्टीप्लेक्सर को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, मैनी टू वन। बहुत ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं लेकिन आउटपुट उसकी एक ही आएगी। 99 पे है, इन बाइनरी नंबर 10011 द वेट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज।
इसका वेट क्या होगा? तो ये हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 बिट्स गिवन है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसका सबसे ज़्यादा वेट कैसा है? तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हर बिट को और यहाँ से राइट साइड से पावर देना शुरू करेंगे। यहाँ पे आ जाएगी 0 1 2 3 और 4। तो 0 से शुरू कर रहे हैं तो 4 पे ख़त्म हो रही है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो है 2 की पावर 4। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। अ क्वांटिटी हैविंग कंटिन्यूस वैल्यूज इज अ एन एनालॉग। जो कंटिन्यू वैल्यू होती है ना, कंटिन्यूस, ये होती है एनालॉग। और जो होगी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वैल्यू होगी वो डिजिटल होगी। ये आपके दो एमसीक्यूज बन गए। डिस्क्रीट हुई तो डिजिटल, अगर कंटिन्यूस हुई तो एनालॉग। ये चैप्टर नंबर 1 में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे। पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।